स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। सारी बातों से आप अवगत हो चुके होंगे, तैयारी आपकी सही दिशा में चल रही होगी। अब कोई इफ़ बट की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, डेट आ चुका है, आप लग चुके होंगे। आइए इस टेस्ट के माध्यम से अपने को आकलित करिए। यूपीएससी जीके टेस्ट सीरीज 30 है यह, जो हमारी श्रृंखला चलाई जा रही है। उस संदर्भ में अब आप यूपीएससी का नाम परिवर्तित हो चुका है, आप जान चुके हैं। और उस श्रृंखला में बिना किसी भूमिका के स्टार्ट बटन दबाते हैं और इसके बाद शुरुआत करते हैं इस क्विज की। आप अपने को आकलित करिए, क्योंकि अब फाइनल दौर में आ चुके हैं हम लोग। लिहाजा आपकी परफॉर्मेंस अब यहाँ पर सजगता के साथ दृष्टिगत होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एंट्री है वो हम करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट क्विज का बटन दबाते हैं। देखिए क्विज खुल चुका है। 20 मिनट में 30 सवाल आपको बनाने हैं, जिसमें सारे यूनिट को कवर करते हुए, जैसा कि मेरी परंपरा रही है और मेरा प्रयास रहा है कि आपको मैक्सिमम मिल सके, और मिलता भी रहा है। यह शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी की यह करंट अफेयर्स है। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक प्रारंभ किया है? लिंकिंग इकोलॉजी टू इकोनॉमी, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जहाँ भी प्रथम आता है वहाँ पर आपको सजग हो जाने की आवश्यकता है। और यह तो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका जो सही जवाब होगा वह उत्तराखंड होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाने वाला विश्व स्तरीय गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार हाल ही में किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? दोस्तों इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, और ऑप्शन में नहीं पड़ता तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली आप लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर आलोक शुक्ला इसका सही जवाब है, और ये पर्यावरण भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता की समृद्धि तथा संरक्षण के लिए हाल ही में कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यह सौभाग्य, और यह नाम जाता है, यहाँ 4 ऑप्शन आप दिखाई दे रहा है इसमें, भारत को। इंडिया इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, आगे एक्सरसाइज से प्रश्न आते रहे, जैसा कि आप जानते हैं परंपरा सी रही है आयोग की। मई 2024 में फ्रांस तथा मई 2024 में, क्योंकि अब आपको पता है यह परीक्षा फरवरी में संपन्न होने जा रही है, तो अब करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। पुराने पेपर पे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं या नए पेपर को बनाते हैं। लिहाजा अब आपको सजग रहने की आवश्यकता है। कुछ पुरानी चीज़ों को भी पढ़ लीजिएगा, और इधर जो 1 साल के भीतर जो घटनाएँ घटित हुई हैं उनको तो विशेष तौर पर आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है वह मई 2024 की है। फ्रांस और भारत की थल सेना के बीच संपन्न अभ्यास शक्ति। अगर यह पूछता है शक्ति अभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच में। किसके संदर्भ में, तो थल सेना के संदर्भ में। याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में जब भी एक्सरसाइज वायुसेना के बीच में होती है तो उसको गरुड़ के नाम से हम जानते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए। और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि यह कहाँ पे संपन्न हुआ। अक्सर यह प्रश्न पूछते रहा है कि हिमाचल में कि राजस्थान में, कहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए यह हुआ है उमरोई, मेघालय। तो इसको देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, यह यूनिक है, ध्यान में रखिएगा। यह इसका आंसर भी हुआ। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा चुनाव प्रणाली में परिवर्तन हेतु एक देश एक चुनाव समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में अवश्य रखिएगा। रामनाथ कोविंद इसका सही जवाब होगा। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 5G से 20 गुना बेहतर 100 जो गीगाबाइट पर सेकेंड जो की बात की रही डेटा संचारित करने वाला दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? दोस्तों जापान इसका सही जवाब है। जापान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, यह स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। और पेरिस फ्रांस में आयोजित 17वें ओलंपिक खेल, जिसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच में हुआ, में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पैरालंपिक की बात की जा रही है दोस्तों। इससे पहले फ्रांस में ही
आपको ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था, जहाँ पर भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ था। आप अवगत होंगे उससे। लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा, 18वां स्थान। प्रथम स्थान जो है वह चाइना को मिला है 94 गोल्ड, ब्रिटेन को 49 गोल्ड और यूएसए को 36 गोल्ड यह भी पूछता रहा है। और भारत को 29 गोल्ड मिले हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड 9 सिल्वर 7 मेडल 29 मेडल मिले हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, अब एक बार हम आ गए टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि यह टेस्ट सीरीज कुछ इस तरह से बनाई गई है या बनाई जाती रही है कि जिसमें कि सारे यूनिट्स को कवर करते हुए आपको प्रश्नों को रखा जाता है, जिससे कि आपको एक एनवायरनमेंट मिले एग्जाम टाइप, जिससे आप इसको सॉल्व करें और अपने को आकलित करें कि आपकी पकड़ अभी तक कहाँ तक पहुंच पाए हैं। और अगर नहीं बना पा रहे सो फार सो गुड, नहीं बना पा रहे तो इसको तो आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा। ईश्वरी कृपा से कभी कभी मेरे द्वारा किए गए प्रश्न हूबहू मिल जाते हैं, लट जाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि इसको आत्मसात अवश्य कर लें, मेमोराइज कर लें। निम्न में से किस चर में प्रयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसमें वह जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पर जो वेरिएबल्स की बात करी गई है, इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा वेरिएबल है। दोस्तों, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह इसका सही जवाब हुआ, यानी कि स्वतंत्र चर की में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है। अगले प्रश्न को देखिए और एक बार पुनः रिसर्च से, अनुसंधान से, शोध से है। किस अनुसंधान का उपयोग नीति निर्धारण, प्रशासन और किसी घटना को समझने में किया जा सकता है। परिमाणात्मक अनुसंधान की बात करी जाएगी तो यहाँ पर व्यावहारिक अनुसंधान की बात की जाएगी, यानी बी इसका सही जवाब होगा। व्यावहारिक अनुसंधान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग निश्चित तौर पर कर सकता है, क्योंकि चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, लिहाजा उस परिवर्तन के साथ आपको भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, इसमें कह रहा है इसका उद्देश्य, पहला देखिए क्या सही नहीं है आपको बताना। इसका उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करी जा रही है, सकल नामांकन अनुपात की, तो यह सही है। यह 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, यह भी सही है। 3 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को इसमें ध्यान में रखा गया है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है इसमें प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया है। और चौथा कह रहा है इसमें कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर इंटर्नशिप कराया जाएगा। अब दोस्तों, इसमें जो सी है वह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह है जरूर, यह नीति रही है 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसका ये पार्ट रहा है, लिहाजा यह गलत हुआ यहाँ पर और इसका सही जवाब भी यही हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न की तरफ 11वां प्रश्न, और ये देखिए कह रहा है भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, वर्तमान में भारत में कितने राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, कितने ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को छोड़ दिया जाए तो राज्य जो ओपन यूनिवर्सिटी है, पहला तो जो था वह 1982 में जो भीमराव अम्बेडकर आंध्र प्रदेश में खुला था, 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। लेकिन यहाँ पर 13 जो हैं अभी तक मुक्त विश्व ओपन यूनिवर्सिटी है स्टेट लेवल पे, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, अब हम आ गए ICT के तरफ। और ICT के हिसाब से इस प्रश्न को देखिए, कंप्यूटर के विकास की अवस्थाओं को पीढ़ियों में वर्गीकृत करने का मुख्य आधार निम्न से किसे माना जा सकता है। दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से निश्चित तौर पर प्रश्न आते रहा है। आप जानते हैं कई बार इस संदर्भ में हमारी आपसे वार्ता हुई और आपको इसकी पकड़ हो भी चुकी होगी, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर की बात या सर्किट की बात या माइक्रो प्रोसेसर की बात या फिर आपको VSLB ULSB की सारे बातें हम बता चुके हैं। इस पीढ़ियों को कैसे हम वर्गीकृत करते हैं कि अब थर्ड जनरेशन है या सेकंड जनरेशन है, तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर मुख्य रूप से हम इनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर। तो दोस्तों, इसमें जो योटा बाइट है वो सबसे ज़्यादा, अभी तक इसको मापा भी नहीं जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज करने वाला योटा बाइट है। इसको किसी यूनिट से भी नाम नहीं दिया सकता, योटा बाइट सबसे ज़्यादा है। बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर देखिए एब्रीविएशन की बात करी जा रही है और इसमें एक गलत है, इसको आपको पहचानना है।
एब्रीविएशन से भी प्रश्न आता रहा है। यूएसबी यूनिवर्सल सर्विस बस सीरियल बस, ये सही है। इसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी सही है। अब यहाँ पर BIOS जो है बेसिक यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये भी सही है। लेकिन HTML में देखिए बारीक सा मिस्टेक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जो बात करिए यहाँ पर टेक्स्ट ना होकर के टेक्स्ट होगा, तो इसको अपने ध्यान में रखिए, यह गलत है सी। और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, कंपाइलर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं इस प्रश्न को। और यह प्रश्न जो है वह आपका मैन एंड एनवायरनमेंट से यूनिट 4, मैंने आपसे बताया था कि हम आपको उन सारे प्रश्नों से अवगत कराएंगे जो आपके यूनिट में वर्णित हैं। और हमारी कोशिश ऐसी रहेगी, जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है, कि आपको जीके को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया है आपसे कि जीके सभी के लिए एक ही होता है और आपको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने की आवश्यकता है। जीके 30 प्रश्नों में से 10 या 12 प्रश्न तो आप निश्चित तौर पर कर ले जाते हैं। 10 प्रश्नों को लेकर के बहुत मारामारी रहती है, तो उसको आप अच्छे से करिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें आप अपने स्तर पर पढ़ रहे हैं उसको आराम से, इत्मीनान से, स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ें। मेरे साथ अगर जुड़े हैं सो फार सो गुड, तो उस चीज़ को देखें, यहाँ पर इस एनवायरनमेंट को देखें। इस प्रश्न को ऐसे प्रश्न आयोग चयन करता रहा है, इनमें से किसे अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु आपदा के रूप में जाना जाता है? जो यहाँ पर मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर डिजास्टर की बात करी जा रही है। चारों डिजास्टर हैं, याद रखिएगा। इनको भी प्रश्न, इनसे भी प्रश्न पूछता है कि यह कहाँ पर घटित हुए हैं। यहाँ पर मैंने इसीलिए दे दिया है फुकुशिमा जापान, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। 3 माइल आइलैंड यह USA में हुआ था 1979 में। और ये चेरनोबिल यूक्रेन, पूर्व सोवियत संघ की बात की जा रही है। यूक्रेन को तो अभी आप देख रहे हैं, चेरनोबिल यही इसका सही जवाब है। इसमें जो 1986 में अब तक का सबसे भयंकर परमाणु आपदा के रूप में इसको जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर इकोलॉजी की बात करी गई है, जिसमें देखिए सबसे अधिक जो स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र की बात की है तो महासागर, यह सही है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल, यह भी सही है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, यह भी सही है। लेकिन जो बी ऑप्शन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात की गई, आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम की बात की गई, यह घास का मैदान नहीं है, क्योंकि घास का मैदान जो होता है वो नेचुरल है, क्योंकि यह कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। क्योंकि सवाना ग्रासलैंड हो गया या प्रेरी ग्रासलैंड हो गया, ये सब नेचुरल है, लिहाजा यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। इसके साथ आप जा सकते हैं, सही आंसर हुआ इसका। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन 2024 का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ किया गया? दोस्तों यह किया गया नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी। और एनवायरनमेंट जो यूनिप का हेड ऑफिस भी नैरोबी में, इससे आप अवगत होंगे। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, विश्व विरासत सूची में सम्मिलित ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उद्यान से, राष्ट्रीय उद्यान से, सेंचुरी से एक प्रश्न आते रहा है। और यहाँ पर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है, इसकी बात की जा रही है। और ये चारों जो है हिमालयी राज्य हैं, तो इसमें हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही जवाब हुआ। इसके साथ, हिमाचल के साथ आप जा सकते हो। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए एक बार पुनः आपके एनवायरनमेंट से, फ्लाई एश जो कि श्वसन और कैंसर जैसी बीमारियों का वाहक प्रदूषण उत्पाद है, किससे प्राप्त होता है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, फ्लाई एश की बात की जा रही है और यह प्राप्त होता है ताप विद्युत संयंत्र से। तो आप बी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, हम आ गए यूनिट 5 की तरफ। और ये सोलर सिस्टम का पार्ट है। छोटे चट्टान या धातु के टुकड़े जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जल जाते हैं, जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, क्षुद्रग्रह के रूप में, उल्कापिंड के रूप में, या फिर कॉमेट्स के रूप में, या फिर रेड जेंट के रूप में। तो दोस्तों ये जाने जाते हैं उल्कापिंड के रूप में, मेटेरॉइड्स के रूप में। तो पी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और आगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पासेज की बात की जा रही है। लिपुलेख, माना, नीति, दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट्स आर लिपुलेख, माना एंड नीति
पासेज लोकेटेड। तो यहाँ पर 4 आप देख रहे हैं स्टेट, और इसमें उत्तराखंड इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार की योजना हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है? यूनिक टाइप प्रश्न का चयन अभी आयोग करता रहा है। लास्ट ईयर के प्रश्नों को एनालिसिस आप करेंगे तो पाएंगे कि 46-47 से 50 में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दृष्टिगत हुए थे। यूनिक प्रश्नों का चयन आयोग ने किया था और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लिहाजा आपको भी थोड़ी सजगता के साथ तैयारी करनी होगी। मैक्सिमम आप गेन करेंगे, जीके की भूमिका से आप अवगत हैं तो आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर ही नहीं करेंगे बल्कि सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली पोस्टिंग भी पाएंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन विजन 2025 की बात करी गई है और यह संबंधित है किससे? यह चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। इसमें परमाणु कार्यक्रम की बात, ग्रीन हाउस गैस और गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की बात करें, लेकिन ये तीनों गलत हैं। पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से डी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह हो गया आपका हिस्ट्री एंड कल्चर से। मूलतः संस्कृत में रचित किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं तथा 40 से अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है दोस्तों? और यह हुआ है किसका? यह हुआ है पंचतंत्र का। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। यहाँ मेघदूतम की बात करी गई, कालिदास के रचनाकार हैं, जबकि अष्टाध्यायी आप जानते हैं पाणिनि। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, तथाकथित, अब नेशनल मूवमेंट की तरफ आ चुके हैं हम, और जैसा कि आप जानते हैं आपके यूनिट 5 में नेशनल मूवमेंट है, सोलर सिस्टम है, हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करी गई, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करी गई है। तो यहाँ पर हम नेशनल मूवमेंट की तरफ हैं। तथाकथित स्टेटमेंट देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था, प्रथम न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह 1857 की क्रांति के संबंध में किसने यह बात कही थी? द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वॉज नेदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर द फ्रीडम स्ट्रगल हु सेड दिस इन रिलेशन टू द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। और यह बात कही थी आरसी मजूमदार ने। तो आरसी मजूमदार ने इस बात को कहा था और ये कम्युनिज्म की तरफ से प्रभावित थे। बहरहाल हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, 1907, यह भी नेशनल मूवमेंट से है और कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न आते रहे हैं। आपने देखा होगा गांधी जी कब एक बार बने थे बेलगांव, जिसकी बात अक्सर की जाती है 98-24 में, तो वही पूछ चुका है, अधिवेशन से प्रश्न आते रहे हैं। 1907 यह प्रश्न देखिए, प्रश्नों में प्रश्न है कि 1907 के यह पूछता है सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में। और कांग्रेस नरम और गरम दल में कब पृथक हुआ था? तो 1907 में। तो यहाँ कह रहा है 1907 के सूरत अधिवेशन में पृथक हुए कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों, चारों ऑप्शन देखिए, यहाँ पर यह हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, यानी कि सी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए आगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत दी जाने वाली तरुण प्लस योजना जिसके अंतर्गत बजट 2024-25 में कर्ज की राशि 20 लाख कर दी गई है, का संबंध किससे? दोस्तों इसमें किशोर और तरुण और शिशु 3 तरह की योजनाओं की बात करी गई है, ये राशि के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, लोन के हिसाब से। अब यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन रखा है, मेडिकल के उच्च अध्ययन के लिए तरुण प्लस की बात करी गई है, तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विदेश में उच्च अध्ययन हेतु या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध हेतु। थोड़ा सा घुमा करके मैंने ऑप्शन को रखा है, यद्यपि यह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है। बी इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, देश में आवास संबंधी वित्त व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो किसकी संस्था है? तो रिजर्व बैंक की सहायक संस्था है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे पहले भी 1975 यानी कि उसकी बात की जा चुकी है। आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करी जा चुकी है। बहरहाल ये इसकी स्थापना की गई 1988 में, राष्ट्रीय आवास बैंक की ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को यानी कब संविधान सुधारा स्वीकृत किया गया था राष्ट्रीय जनगण मन? तो यह किया गया 24 जनवरी 1950 को किया गया था। लेकिन इसको कब पहली बार गाया गया था?
यहाँ पर ये मिस हो गया है। कब गाया गया था इसको, सॉरी सर्वप्रथम गाया कब गया, स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन कब गाया गया था, तो इसको गाया गया था दोस्तों प्रथम बार इसको गाया गया था 1911 में, जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें। अब यहाँ पर देखिए एक बात और पूछता है, कभी ये पूछ दे अगर आपसे कि राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था, तो 1896 में उसको गाया गया था। वह गाया गया था वंदे मातरम को 1896 में कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार गाया गया था। वो जो आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो आपके उससे आनंद मठ से लिया गया बंकिम चंद्र की जो पुस्तक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, और यह भारत संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो यह दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसी के साथ यह क्विज समाप्त होती है। सी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप ज्वाइन करें तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सबमिट करते हैं यहाँ पर क्विज को और देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है 30 आउट ऑफ 30। आप भी कोशिश करिए और इस तरह से अपने रिजल्ट प्राप्त करिए। धन्यवाद दोस्तों।